नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके वचन और कर्म में कोई भेद नहीं है। मोदी न सिर्फ नए भारत के निर्माण की बात कहते हैं, बल्कि उस सपने को साकार करने में लगातार प्रयासरत भी हैं। जिनका लक्ष्य है, उन्होंने 2047 तक निर्धारित कर रखा है। ये लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का। देश की सांस्कृतिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक जड़ों को मजबूत करते हुए आधुनिक और सशक्त भारत का निर्माण, एक ऐसा विकसित भारत जो दुनिया को शांति, सुरक्षा और समृद्धि का नया रास्ता दिखाएगा। कुछ इस तरह रिपोर्ट देखिए। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास यात्रा की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी के इसी संकल्प से राजनीति में भरोसा लौटा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति देश में बदलाव की हकीकत बनी। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को लेकर चलते हुए जनधन योजना, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन जैसी विकासपरक योजनाओं से 2047 तक के विकसित भारत की नई राह बनाई। और हम भी 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे, तब हम विकसित भारत बन के रहेंगे। ये सपने लेकर के चलना चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री हब बनाने और ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों का दिल्ली और दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए मिजोरम को पहली रेल लाइन बैराबी सायरंग का ऐतिहासिक तोहफा दिया। दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द नेशन, पर्टिकुलरली for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने की शुरुआत 11 साल पहले ही हो चुकी थी। बैंकों तक गरीबों की पहुंच, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीबों के लिए शौचालयों का निर्माण जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ने समाज के आखिरी व्यक्ति तक को विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में शामिल किया। विकास की नींव डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी चरणबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से गांव, शहर, ग्रामीण परिवेश को पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ समेटते हुए देश को प्रगति पथ पर लेकर चलते रहे। एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक साधते हुए मोदी अगले लक्ष्य को जमीन पर उतारने में लग गए। 2019 में जब मोदी ने दोबारा देश की बागडोर संभाली, तब तक पक्के घर, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं और वेलनेस सेंटर धरातल पर उतर चुकी थी। 2024 के बाद मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य तय किया। लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करते हुए
बैंकों को गरीबों के दरवाजों तक पहुंचा दिया। पीएम जनधन योजना के तहत 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। मजदूर, किसान, बुजुर्गों तक बैंकों से लेन देन आसान बनाया। वन रैंक, वन पेंशन जैसे पुराने मुद्दे हल किए। सैनिकों को सम्मान और हक मिला। अब तक 41 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड जारी हुए। अगस्त 2025 तक 15 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से जल की सुविधा मिली। 99% ग्रामीण इलाकों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा गया। चरण दर चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आधारभूत ढांचों को आधुनिक और मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को धार दे रहे हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था साल 2025 में 6.2% थी, जिसके 2026 में 6.3% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं विश्व की अर्थव्यवस्था साल 2025 में 2.8% थी। 2026 में इसके 3% होने का अनुमान जताया गया है। मोदी सरकार का लक्ष्य अगले 3 सालों में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने SCO समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मंच साझा करते हुए अमेरिका को साफ साफ संकेत दे दिया कि भारत अमेरिका के टैरिफ जैसे दबाव में आने वाला नहीं है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान के साथ उभरा है। कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री, G20 की सफल अध्यक्षता, UPI, DBT जैसे मॉडल दुनिया के लिए प्रेरणा, ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत को मिलती मान्यता। प्रधानमंत्री मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति पर चलते हुए आज भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा है। एक ऐसा विकसित भारत जो सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद पर खड़ा होगा। एक ऐसा विकसित भारत जो अपनी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को समेटे हुए पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर हमने एक सर्वे किया। हम जनता के बीच पहुंचे और जनता की ही राय जानने की कोशिश की कि आखिर वो इस दिन को लेकर क्या सोचती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती है, उनके किए गए कामों को लेकर क्या सोचती है और जन्मदिन को लेकर क्या सोचती है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आपकी टीवी स्क्रीन, पहला सवाल कि आपके मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे आखिर कौन सी वजह है। 40% लोगों ने कहा कि आम जन से उनका जुड़ाव रहा है। 24% लोगों ने कहा अपार नेतृत्व क्षमता रही है। 10% लोगों ने कहा लार्जर देन लाइफ की इमेज रही है और 26% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को आप कैसे देखते हैं। 37% लोगों ने कहा बेहतरीन है, 23% लोगों ने कहा उम्मीद से ज्यादा है और 33% लोगों ने कहा ठीक है, सामान्य है और 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, बीते एक दशक में देश के सर्वांगीण विकास पर आपकी राय क्या है। 40% लोगों ने कहा बेहतरीन, बहुत अच्छा। 27% लोगों ने कहा उम्मीद से ज्यादा है और 31% लोग सामान्य और जैसा होना चाहिए था वैसा उन्होंने बताया। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। कौशल कांत मिश्रा के पास मैं चलूंगा। कौशल जी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए या कहें देश के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। 75 साल के वो हो चुके हैं, ईश्वर उनका स्वास्थ्य बेहतर रखे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जश्न मना रही है, उनकी सरकार के तमाम सारी बातों की बेहतरीन का बात कर रही है, ये बता रही है कि पिछले एक दशक में देश को लेकर आखिर तमाम सारी उपलब्धियां मिली हैं। तो क्यों मिली हैं? बहुत सारी योजनाओं का जिक्र होता है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी, अटल पेंशन, तमाम सारी योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना। इन योजनाओं को लेकर और आज के दिन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। मनोज जी, सबसे पहले तो देश की तरफ से, आपके व्यूअर्स की तरफ से, आपकी टीवी की तरफ से
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर उनकी बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि ये सभी की तरफ से होनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और पूरे देश को मनाना चाहिए। मनोज जी, सोचना ये पड़ेगा कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन क्यों है। बड़ा दिन तब होता है जब राजनीतिक दल अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके देश की जनता के लिए काम करते हैं। कैसे किया है आप देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 3 करोड़ गरीबों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 12 करोड़ लोगों को नल जल से जल मिला है, 9 करोड़ गैस का कनेक्शन मिला है। आप ये समझिए कि 268 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, 15 एम्स खोले गए, 20 राज्यों को मेट्रो दी गई, लगभग 99.99 कोई छूटा हो तो नहीं कह सकता, लगभग 100% गांव में बिजली चली गई है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम, 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी गई। आप ये देखिए कि 53,000 किलोमीटर से लंबे हाईवे बने, जितने देश में आजादी के पहले बने थे उससे ज्यादा 60%, अगर टोटल मान लें तो 60% हाईवे अभी बने। 70,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन। ये किसके लिए किया गया? ये देश की जनता के लिए किया गया है। अब दूसरी चीज आती है कि देश के डायमेंशन में क्या चेंज आया, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जिससे देश एक नई दिशा में चलने लगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की डॉक्ट्राइन बदल गई। अगर कोई भी टेरर का एक्ट होगा उसको वार की तरह देखा जाएगा। कहा जाता है 3 देश एक साथ लड़ रहे थे, तीनों फ्रंट पे अकेले भारत देश लड़ा। धारा 370 खत्म करके देश को पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया। बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक ने एक नया इतिहास रचा। उसके अलावा कुछ ऐसे जजमेंट जो देश के लिए जरूरी थे, वोट बैंक के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, सीए लाया गया, ट्रिपल तलाक खत्म किया गया। सबसे बड़ी चीज, सैकड़ों साल में आने वाली महामारी के बाद जिस तरीके से भारत फ्रेजाइल 5 में हुआ करता था, आज चौथी इकॉनमी बन गया है। लेकिन उसके बीच में जो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है कोविड आई, उसमें पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन का देना रिकॉर्ड टाइम में किसी ने सोचा नहीं था। आप कितनी योजनाओं का नाम ले। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम जाते हैं आंकड़ों पे जाते हैं, जीडीपी डबल हो गया, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई, हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 से उठ करके चौथी आ गई, हम एक्सपोर्ट में 4 गुना बढ़ गए, मेट्रो सिटी 5 से बढ़कर 20 हो गए, एयरपोर्ट 2 गुना हो गए, पावर विलेज में मैंने बता ही दिया, रोड क्वालिटी इंडेक्स हुआ, नेशनल हाईवे हुआ, ईवे लेंथ हुआ, नंबर ऑफ एम्स हुए, रिन्यूएबल एनर्जी में हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, यूनिकॉर्न 1 से बढ़कर के 114 हो गए। मतलब हर चीज आप किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लीजिए। अगर आप कंपेयर कैसे करते हैं किसी सरकार के काम को, पिछली सरकारों द्वारा किए गए सारे कामों में जो काम हुए हैं उन सब को भी अगर एक साथ हम मान लेते हैं कि वो एक हुए, उससे लगभग बराबर या उससे बहुत ज्यादा काम किए गए हैं। ठीक है, ये केवल और केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पॉसिबल हुआ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सारे देश के प्रधानमंत्रियों ने काम किया है, लेकिन जिस स्पीड और जिस स्केल से काम किया गया, जिस तरीके से देश को फर्स्ट मान करके काम किया गया, राष्ट्र प्रथम की नीति से काम किया गया, आप सोचिए हम दुनिया के 2nd नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गए। आप ये देखिए कि मैं समझ गया, बहुत सारी उपलब्धि आ गई है और बहुत सारी उपलब्धि टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है। दीपक झा मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, जैसा कि कौशल कांत जी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किया, लेकिन ये जो 10 साल, ये तो 11 साल है, इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदल गई। इतने बेहतरीन काम, इतनी बेहतरीन योजना, ये बात बीजेपी ने कही है। देखिए, वैसे तो आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो उनको बधाई, लेकिन आज आपने इस मुद्दे पर डिबेट कर दिया है तो ऐसा लग रहा है भाजपा प्रवक्ता ने 5-7 मिनट नॉन स्टॉप ऐसे बोला कि जैसे महर्षि विश्वामित्र जो थे उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी कुछ उसी तरीके से हैं कि जैसे देश को त्रिशंकु बना दिया, नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया हो कि भाई अब तो तुम लोगों के लिए पूरा का पूरा ही नया हो गया है। तो कुछ ऐसी काल्पनिक कथाओं पे भाजपा की प्रवक्ता आके अपने यहाँ पे बातें कर जाते हैं। बात यह है कि आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी, आप गुड़गांव से नोएडा चलिए मेरे साथ, शाम को 5 बजे निकलिए और रात में 8 बजे घर पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है मनोज जी। नोएडा से दिल्ली आइए, कोई गारंटी नहीं है। बारिश होती है तो दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में 5-5 घंटे का लंबा जाम लग जाता है, 4-4 फीट पानी भर जाते हैं, गड्ढे हो गए हैं, और कहते हैं हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है। आपने बड़े स्मार्ट तरीके से देश को
बेवकूफ बनाने का काम किया। इस देश में किसी का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भाजपा का विकास हुआ है। भाजपा ने अपने हर जिले में एक लग्जरी 5 स्टार ऑफिस खोल लिया है। इस देश में किसी का विकास हुआ ना हो, नरेंद्र मोदी जी का विकास हुआ है। एक चाय वाले का विकास हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सारे देश घूम गए सरकारी पैसे से। नरेंद्र मोदी जी 5 स्टार प्लेन खरीद लेते हैं अपने लिए। नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार, इनसे बात मत करिएगा नरेंद्र मोदी जी से। कहते हैं 9 करोड़ उज्ज्वला योजना में आपने दिए, तो 9 करोड़ अगर आपने दिए हैं तो देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर इस देश में 50 करोड़ परिवार है तो 50 करोड़ लोगों में से माइनस कर देते तो 40 करोड़ गैस कनेक्शन हमने दिए। बिजली आप पहुंचाने की बात करते तो 10 लाख गांव में बिजली हमने पहुंचाई। तो ये दो तरफा बातें भाजपा की गले से उतरती नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमलों में जिंदा है। अदरवाइज देखिए, मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को मीडिया रूपी गुब्बारे से बाहर निकाल दीजिए तो गुब्बारा फूट जाएगा। पोलियो और पीलिया इनको अच्छा, एक चीज बताइए दीपक जी, तो मीडिया का सहारा है। दीपक जी एक चीज बताइए, मुझे लगता है ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं। तो तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं, जनता ने उन्हें एक बार फिर से मैंडेट दिया है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। जनता की नब्ज को समझा होगा, जनता की नब्ज को समझते हुए जनता की ही इच्छा अनुसार जिस पर जनता ज़्यादा पसंद करे वो योजनाएं बनाई होंगी। तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं। आज देखिए, आज का दिन उस तरीके से नहीं है कि हम तर्क करें कुतर्क करें, लेकिन मैं सामान्य सी चर्चा कर रहा हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सुधारने की कोशिश कीजिएगा झा साहब। आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी के तमाम बीजेपी शासित राज्य, चाहे वो हिंदी पट्टी के राज्य हों या दूसरे राज्य, वहां पर बीजेपी की सरकार जीत रही है। अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है तो ये तमाम सारे आंकड़े हैं, तो या तो हो सकता है कि बीजेपी ने इस देश के लोगों की नब्ज को पकड़ा हो। यही कारण है कि बहुत सारी योजनाओं को ऐसे बनाया हो, तभी तो कई राज्य या फिर देश में वो तीसरी बार चुनकर आए। इस बात को आप मानते हैं? मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भाजपा प्रवक्ता बैठ के यहाँ गिना रहे थे कि लाल आंख दिखाते हैं, टॉक एंड टेरर को हमने किस तरीके से खत्म कर दिया, सिंदूर हमारे खून में बह रहा है, यही बात होती थी ना। पाकिस्तान को हम धूल चटा देंगे। फिर पाकिस्तान के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप क्रिकेट खेलने गए और आपने क्या तर्क दिया कि हमारे पैसे का नुकसान हो जाता। एक तरफ तो हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड हमारे पास है, सबसे पैसे की ताकत हमारे पास है, और फिर आप कह रहे कि नहीं हमारा नुकसान हो जाता। देश की भावनाओं को आप लात मारते हैं, उन माताओं बहनों को आप, उनके आंसुओं को आप कद्र नहीं करते हैं। जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनकी चिताओं पे आप क्रिकेट का बैटिंग करने जाते हैं और कहते हैं हम टेरर है, टॉक नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, खून और पानी नहीं बहेगा। दीपक झा और कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था। इस शर्म आती है जब भाजपा के लोग कहते हैं टीवी। डॉक्टर कौशल जवाब दे दीजिए, दीपक झा जो सवाल उठा रहे उनका जवाब दे दीजिए। शेर है, एक कागजी शेर है, कागज से शेर होता है। जवाब दे दीजिए दीपक जी, जवाब सुनिएगा। आपने कहा मेरे 9 करोड़ घरों में, सर 140 घर नहीं है, मैंने बता दिया था 50 करोड़ घर है। सर अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था दीपक, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। सुनते नहीं है आपका जब टाइम आए तो बोल लीजिएगा। दीपक झा जी 45 लाख परिवार है, सुनिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ। बैठ के ना आप बोल चुके ना, बीच में मत बोलिए। जब आपका टाइम आएगा फिर मुझे गलत। झा साहब मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट एक बार सुनिए, फिर आप अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे तो आप बोल सकते हैं। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लीजिए, एक बार कौशल कांत अपनी बात पूरी कर लें, कौशल कांत अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपको जो कहना है कर लीजिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कौशल जी आप जवाब दे दीजिए, जो दीपक जी ने सवाल उठाया उन पर जवाब दे दीजिए। 9 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया गया। एक परिवार में कितने लोग होते हैं ये राहुल गांधी की समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो क्रिकेट मैच की बात हो रही, मनोज जी आपको समझने की जरूरत है, क्रिकेट मैच पाकिस्तान की बात नहीं है, एशिया कप की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है। अगर हम किसी दूसरे देश के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़े, बीच में नहीं। राहुल गांधी मत बनिए प्लीज, राहुल गांधी मत बनिए, ठीक।
दुनिया की सबसे नरेंद्र बड़ी मोदी को बढ़ती राहुल तेज गांधी नहीं इकोनॉमी है। रोकेंगे। आपने 12% महंगाई दर पे छोड़ा था, वो घट करके 2% हो गई है। 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू दिया, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दिया, दुनिया के सबसे लंबे हाईवे दी, दुनिया की सबसे लंबी मोटर क्रूज शिप दी, गंगा विलास भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल दी। दुनिया में नाम हो रहा है। आज देखिए पूरे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है। और जो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं ना साहब, वो नरेंद्र मोदी जी घूमने नहीं गए हैं, वो भारत देश का प्रधानमंत्री विदेशों में बुलाया गया है और भारत देश का प्रधानमंत्री गया है। अनफॉर्चुनेट ये है कि मैं देश के सारे प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानता हूं, पर राहुल गांधी की पार्टी के लोग आज देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते। यहीं से समझ में आता है किस मानसिकता के साथ विपक्ष चल रहा है। आप देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना बढ़ा है। टोटल एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर से बढ़कर के $750 बिलियन हो गया। हाईवे 60% ज्यादा बढ़े हैं। चौथी लार्जेस्ट जवाब ले लेते हैं। बहुत लंबी फहरिस्त, मुझे पता है डॉक्टर कौशल गांधी आपके पास बहुत लंबी फहरिस्त है, 11 साल की बहुत लंबी फहरिस्त है। जवाब ले लेते हैं। दीपक फॉरेन रेमिटेंस है। देखिए मनोज जी सबसे बड़ी बात है, मुझे एक चाणक्य की नीति याद आ गई, एक लाइन याद आ गई कि लोचनाभ्याम वेहिनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास आंख ना हो उसको आप कितना भी बढ़िया शीशा दिखाइए, उसको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो भाजपा का वही हाल है, लोचन विहीन हो चुकी है, आंख विहीन हो चुकी है पार्टी और अपने गिनाए जा रहे हैं। अब भैया ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, भारत का डंका बज रहा है। भैया डंका बजाओ ना अपना, देश का आपने कबाड़ा कर दिया है और कह रहे हो कि लंका आपका डंका बज रहा है। 2 करोड़ नौकरियां दे दिया आपने, 100 स्मार्ट सिटी बना दिया आपने, और आयुष्मान के लिए बहुत ताल ठोकते हैं ना आप। मनोज जी आप मेरे साथ चलिए, हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में चलिए, किसी हॉस्पिटल का 40 करोड़, किसी हॉस्पिटल का 50 करोड़, किसी हॉस्पिटल का 400 करोड़ रुपए बिल बकाया है। इस सरकार हॉस्पिटल्स को पैसा नहीं दे रही है और हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के जो धारक हैं उनको एडमिट करने से मना कर देते हैं। ये तो देश की सच्चाई है। और कहते हैं कि देश में डंका बज रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन पिला दिया और शर्म नहीं आती? कहते कि हमने देश को पहुंचा दिया आसमान में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हो, चाइना के साथ आप 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चपत पहुंचा रहे हैं, उस पर आपकी शर्म नहीं आती है? चाइना आपको नुकसान पहुंचा रहा, पाकिस्तान आपको नुकसान पहुंचा रहा, लेकिन देखिए बिहार में एक भाषा है हमारे गांव में, इसको मारो इधर से तो उधर पहुंच जाता है, उधर से मारो तो इधर से पहुंच जाता है। तो मैं उस शब्द का प्रयोग यहाँ पे टीवी चैनल पे नहीं करूंगा। आप मनोज जी समझ गए होंगे उस शब्द क्या कहलाता है और किसके लिए प्रयोग हो सकता है। अमेरिका ने ठुकराया तो आप चाइना पहुंच जाते हैं, चाइना ने ठुकराया तो आप अमेरिका पहुंच जाते हो। इसको तो डिप्लोमेसी कहते हैं। दीपक झा साहब, आपने किस तरीके से गिरवी रखा है, पूरा देश देख रहा है। दीपक झा साहब, जब दो देश या दो देश से ज़्यादा की बात होती है तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी आती है। अब टैरिफ, अब अगर ट्रंप साहब सनक गए तो क्या करोगे आप? और ऐसा भी नहीं कि भारत को लेकर सनके हों, कई देशों को लेकर सनक गए, कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। लेकिन हाँ, आप गौर से देखिए, वो ये भी कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। और अब तो उन्होंने जन्मदिन की बधाई भी दे दी, वो कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं। अरे भाई मनोज जी कमाल की बात है। मैं तो कहता हूँ आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आप तो विपक्ष से सवाल करते हैं या नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, आपने खारिज कर दिया। देखिए गिलास की एक स्थिति होती है, या वो खाली भी होता है, आधा भरा भी होता है। जो भरा देखना चाहे वो भरा देख रहा है, जो खाली देखना चाहे वो खाली देख रहा है। मैं भरा भी देख रहा हूं और खाली भी देख रहा हूं, इसलिए मैं आपको दोनों से बराबर बातचीत कर रहा हूं। मनोज जी, पानी गीला होता है, कोयला काला होता है, रात अंधेरी होती है, ये सबको पता है। कुछ नया बताइए। आधा गिलास, पूरा गिलास नरेंद्र मोदी जी का ब्रांडिंग। देखिए भाजपा वाले तो करते ही करते हैं, एक आपका ही चैनल और आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो तीखे सवाल सरकार से भी करते हैं। तो मुझे इस बात का गर्व होता है और इसीलिए मैं आपके साथ बैठना पसंद करता हूं। और जो आप भाजपा जवाब नहीं देगी आपके सवालों का, ट्रंप नहीं, मैं पूछ लेता हूं ना, जवाब देगी। नहीं, मैं वो भी पूछ लेता हूं। अच्छा ये बता दीजिए कौशल कांत जी, आपके पास ये बता दीजिए, ये जो
ये जो कर्ज की स्थिति है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में आप कहते हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन हर भारतीय पर 3.8 लाख का कर्ज 2023 में था, जो बढ़कर 4.8 लाख हो गया है। इसका जवाब दे दीजिए आप। 250 लाख करोड़ का कर्जा है मनोज जी, मैं तो हर भारतीय के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, अब सुन लीजिए, करीब करीब 23% बढ़ा है इन 3 सालों में। मनोज जी जवाब सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी, उसमें कहा था मुर्गा इतना बड़ा है, तो जज साहब ने कहा इतना बड़ा मुर्गा, बोले अरे नीचे वाला हाथ तो देख लो कितना बड़ा है। तो मनोज जी यही बात है, जीडीपी एंड डेप्ट रेशियो अगर देखते हैं आप, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे सबसे कम इंडिया का है। G23 कंट्री में डेप्ट एंड जीडीपी रेशियो जाके देखिए, फिर आपको पता चलेगा हम कहां पर हैं। वैश्विक लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश के नागरिक के ऊपर कितना कर्ज है, फिर आपको पता चलेगा। दुनिया की इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन की बात है ना, मतलब इसलिए ऐसा हो और रहा है। घी पियो, पर कुल मिलाकर के एक इंडेक्स बता दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहूंगा, एक ऐसा सोशल इंडेक्स, जो एक ऐसा इकोनॉमिक इंडेक्स, महंगाई दर, जीडीपी, कोई भी एक ऐसा रेशियो जो कांग्रेस के जमाने में आज से बेहतर हो। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फ्रेजाइल 5 में लेके गए थे। उस समय के पार्लियामेंट के आंकड़े कहते हैं कि हम 5वीं इकोनॉमी बनने में हम 2032 तक का समय लगेगा, हम चौथी अभी बन गए हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि आज विश्व की सारी महाशक्तियां भारत देश के पीछे चलती हैं। आज सारी विश्व की शक्तियां ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया का मुंह देखती हैं। आज भारत की विश्व की सारी शक्तियां पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का मुंह देखती हैं। आज सारी शक्तियां ये देखती है वन ग्रिड वन सन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि देश को किस डायरेक्शन में मोदी जी ले जा रहे हैं। अगर विपक्ष अपनी आंख बंद कर ले, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, पर देश की जनता की आंख खुली हुई है और यही वजह है कि आज माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, देश के भी सबसे बड़े पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। आज तक का आंकड़ा ये कहता है, मेरे आंकड़ों में बात कीजिए, जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, 2 सवाल और हैं, बता दीजिए, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात कर ली और हमारे कार्यक्रम का नाम है आंकड़े हमारे फैसला आपका, तो 2 सवाल और बचे हैं जिन पर लोगों की राय निकल कर आई है। एक बार उन पर नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हर मोर्चे पर तेजी से बढ़ रहा है? 78% लोगों ने हाँ कहा, 20% लोगों ने ना कहा, 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश सही राह पर आगे बढ़ रहा है? 80% लोगों ने हाँ कहा और 20% लोगों ने ना कहा। दीपक झा साहब, जवाब आंकड़े, सवाल के आंकड़े भी हैं और कौशल कांत जी ने जिन बातों का जिक्र किया उस पर भी जवाब। देखिए, कौशल कांत जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने एक चश्मा बना लिया है जिसमें सावन महीने की जरूरत नहीं है, बस लगा लीजिए और हरा हरा तो वो काम करने में माहिर है। हाँ। मोदी जी ने भी वो काम किया, बहुत अच्छे से किया है। हाँ। आंकड़े की जुबानी कहते हैं। देश हंगर इंडेक्स में कहा है, जरा बताइए ना मेरे को, हंगर इंडेक्स में कहा है? देश हंगर इंडेक्स में, आप जिस हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं उस हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी नीचे है। तो उस हंगर इंडेक्स के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ? भैया, तो बांग्लादेश देश नहीं है तो भाई, तो हम भी बोल रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो सोचो भाई। जो लोग, जो इंडेक्स ये कहता है कि इंडिया में मीडिया का, अफगानिस्तान में मीडिया की इंडिपेंडेंस ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू इंडिया, आप ऐसे देश से बात करते हो। वो हंगर इंडेक्स अफगानिस्तान को बेहतर बता रहा है, वो हंगर इंडेक्स श्रीलंका को बेहतर बता रहा है, वो हंगर इंडेक्स बांग्लादेश को बेहतर बता रहा है, वो हंगर इंडेक्स पाकिस्तान को बेहतर बता रहा है, वो हंगर इंडेक्स साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया से बेहतर बता रहा है। तो ऐसे हंगर इंडेक्स में कांग्रेस चलती होगी, राहुल गांधी चलते होंगे, देश नहीं चलता है। देखिए अब मनोज जी, ये समस्या इनकी वही होती है, जब इनको आंकड़े दे दिए जाते हैं ना, कहते हैं कौन, कहां, क्या, किसने आंकड़े बनाए, कहां से बनाए। वही अगर टाइम मैगजीन अमेरिका में मोदी जी की तारीफ कर दे तो कहते हैं कि देखो मोदी जी की तारीफ है। वही कहते हैं कि मोदी इज अ डिजास्टर, तो मोदी ने इंडिया को डिवाइड कर दिया, तो फिर कहते नहीं, ये तो मैगजीन ने गलत छाप दिया। तो भाजपा पहले डिसाइड कर ले कि पत्रकारों की कौन सी भाषा को सही मानते हैं, कौन इंडेक्सेस सही मानते हैं, कौन गलत मानते हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आज भाजपा इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी,
शिक्षा के स्तर को कहां ले गई है। सरकारी स्कूल इनके राज्यों में बंद हो रहे हैं और ये कहते हैं वाह अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कैसे आ गए? इसका मतलब प्राइवेट स्कूल खुल गए। प्राइवेट स्कूल में आपके हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, चुनिंदा लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो देश गरीबी में जाएगा, देश बेरोजगारी में, देश अशिक्षा में जाएगा। तो ये दो तरफा चरित्र और दोहरा चेहरा भाजपा का बेनकाब हो चुका है। रोड बना रहे हैं, रोड किसके पैसे से बन रहा है? रोड जनता के पैसे से बन रहा है। टैक्स वसूली नहीं देखा है? यहाँ से आप लखनऊ चले जाइए, 700 रुपए आपको टैक्स लग जाएगा। मनु जी कैसी बातें करते हैं? यहाँ से आप मुंबई जाइए, 5,000 रुपए टैक्स लग जाएगा, टोल लग जाएगा। तो क्या उससे बातें मत करिए कि हमने काम कर दिया। 1 किलोमीटर रोड बनाते हैं। सुनिए, इन्होंने 4 चीजें बताई, मैंने नोट की। इन्होंने पहला गरीबी बोला, दूसरा बेरोजगारी बोला, तीसरा भूखमरी बोला, चौथा शिक्षा बोला। इनके जब सरकारें थी उस समय से ये चारों आंकड़ों में आज का देश बहुत बेहतर है। इनकी रैंक में गरीबी रेखा में हम कहां थे, आज कहां है? बेरोजगारी दर 12% थी, आज 2% है। भुखमरी इंडेक्स कहां है? आपको पता है जब 80 करोड़ लोगों को तो 80 करोड़ लोगों को अरे सुन तो लीजिए, फिर बीच में बोले। अरे भाई तो भुखमरी खत्म हो गई ना, भुखमरी खत्म हो गई ना आपके हिसाब से। जो आपने पैदा कर रखी थी भाई, गरीबी हटाओ का नारा दे करके इंदिरा गांधी आई थी और शिक्षा की बात कर रहे हैं सबसे। अरे जितने कॉलेजेस आपने अच्छा दीपक जी आंकड़े छोड़ दीजिए। दीपक जी आंकड़े छोड़ दीजिए, मैं छोटा सा आंकड़ों में नहीं आंक पाएंगे, कुछ नई बात करिए। मैं दीपक जी के पास आता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। दीपक जी एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। बतौर नरेंद्र मोदी, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, बतौर नरेंद्र मोदी को आप कैसा मानते हैं? तब जब वो आदमी 17 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, हरा नहीं पाया, कांग्रेस आ नहीं पाई, और जब से देश की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, आप देखिए तीसरी बार सरकार में आ चुके हैं। बतौर नरेंद्र मोदी आप क्या कहेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी से भाजपा वालों को ही खतरा हो गया है। आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, बड़े बड़े नेताओं को सत्ताहीन कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा को देश की बात कीजिए, देश की गरीब जनता की बात कीजिए। सुनिए इनके एक सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी न हो तो भाजपा 40 सीट भी नहीं आएगी। निशिकांत दुबे जी कहते हैं 40 सीट भी नहीं। इसका मतलब है कि भाजपा खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा नेताओं को खत्म कर दिया है। भाजपा में कोई लीडरशिप है नहीं, पर्ची वाले, स्टाम्प वाले नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, बतौर नरेंद्र मोदी, बतौर उनके राजनीतिक कौशल, बतौर जनता की भावनाओं को समझने के तौर पर आप कैसे देखते हो? क्योंकि आज के दौर में देखिए भारतीय राजनीति में सत्ता पर बने रहना, अपनी कुर्सी पर बने रहना इतना आसान नहीं होता। तब जबकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति बेहतर तरीके से चीजों को समझता, उसके बावजूद भी अगर 30 साल से आप बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं तो इसे कैसे समझेंगे? मनोज जी आज तो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो आज मेरे से कुछ ऐसा मत बुलवाइए कि बुरा लग जाएगा उनको, भाजपा वालों को बुरा लग जााएगा। अरे तो तारीफ ही कर दीजिए। अगर 30 साल से वो सत्ता में बने तो आज जन्मदिन है तो तारीफ ही कर दीजिए। राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं तो दे ही दी ना। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कुछ खुलासा करने वाले थे वो कैंसिल हो गई ना, आज नहीं हुई ना। देखिए शुभकामनाएं तो मैं भी दे रहा हूँ कि जीवे में सरदा सतम, जीवे में सुनिया में सरदा सतम, 100 साल जी शतायु लंबी उम्र रहे। हाँ। तो उसकी कामना तो मैं भी करता हूँ। हम अपने दुश्मन के राजनीतिक कौशल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व क्या है? नरेंद्र मोदी जी किस तरह के व्यक्तित्व भाजपा कौशल कांत जी बताएंगे। किस तरीके से परेशान कर रखा है इन लोगों को, किस तरीके से सिर्फ मोदी मोदी करना होता है, किस तरीके से मोदी जी का चेहरा चमकाना होता है, हर चीज का क्रेडिट मोदी जी का। चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना हो तो मोदी जी। नितिन गडकरी से पूछे ना भाई ये कैसे मंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी कैसे है कि रोड बनाएंगे नितिन गडकरी जी और उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे। अश्विनी वैष्णव जी ट्रेन की हरी झंडी दिखा नहीं पाते, ये जाएंगे। अरे तो नरेंद्र मोदी जी को हर जगह क्रेडिट ही चाहिए भाई। इतना क्रेडिट का भूखा, इतना क्रेडिट का प्यासा इंसान शायद मनोज जी, दूसरी बात मैं कहूंगा मनोज जी, कांग्रेस का जन्मदाता एक अंग्रेज था और अंग्रेजों की एक पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल। वो ये भूल गए कि ये भारतीय जनता पार्टी है,
यहाँ पे आप कुछ भी करोगे कुछ ना होने वाला। अब नरेंद्र यहाँ मोदी जी को कोई 75 बीच साल में नहीं, का दीपक जी, लड़का दीपक जी, बोलेंगे, बीच में 75 नहीं, साल का बीच बोलेंगे, बताइए। नहीं, बीच में नहीं, कांग्रेस में तो हेड के बार भी थे दीपक जी, मिश्रा जी, कांग्रेस में तो हेड के बार भी थे। दीपक जी, नहीं मनोज जी देखिए, ये अंग्रेजों के वंशज, डीएनए में मुगलों के कौन है? चाटुकार, डीएनए में अंग्रेज है, भाजपा वाले यहाँ जिनकी पे पॉलिसी बात हमेशा ना से रही करें। डिवाइड एंड इनसे रूल। पूछिए, तो हिंदू कांग्रेस महासभा आज इतना इनका फ्रस्ट्रेट हो परदादा गई है कि भाजपा वो वालों अपनी का। पार्टी और इन छोड़ लोगों ने करके, क्या किया, भाजपा अरे ने दीपक जी, मुस्लिम लीग के दीपक साथ मिलकर इस देश ने 2 नेशन अरे तोड़ दिया। दीपक भाई, इस देश को बंटवारा अरे बहुत किया। लंबे निकल गए दोनों अभी तक लोग। 90 से ज्यादा चुनाव हार अरे चुके मिश्रा हैं। जी और झा साहब बहुत जनता लंबे पार्टी निकल गए, के वापस मुद्दे पे आ जाइए मिश्रा जी, मुद्दे पे आइए। अरे जी, मुद्दे से ये बात तो नहीं करेंगे मनोज जी, ना, इतनी तो अच्छी करिए। डिबेट चल रही, दीपक मिश्रा जी भाई मुद्दे पे। अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे थे, जैसे G23 टूट गए, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, केवल ये कांग्रेस में होता है कि आदमी तोड़ करके पार्टी बना लेता है। भारतीय जनता पार्टी जो जाता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के दम पे, क्योंकि ये विचारधारा की पार्टी है, ये देश राष्ट्र प्रथम वाली पार्टी है। और जो हमारे दोस्त कह रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज मोदी जी के समय में खुली, एम्स का नंबर 22 हो गया, आईआईटी का नंबर 7 हो गया, एनआईआईटी, नीट, मेडिकल कॉलेज, पीजी की सीट, यूजी की सीट, हर सीट जितनी आपने 70 साल बनाई थी उससे डबल से ज्यादा कर दी है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अरे शिक्षा की बात तो कम से कम मत करो। क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटीज पिछले 10 सालों में खुली है, उतनी तो पूरे आजादी के बाद से आप नहीं खोल पाए थे। एक एम्स था आपके जमाने में, 2 एम्स था, आज 22 एम्स हो गए हैं। एक आईआईटी, कितने 7 आईआईटी थे, अब आईआईटी कितने सारे हो गए हैं। नीट हो गया, एनआईटी हो गया, सब हर चीज। आप मेरे को आंकड़ों में बात करो, आप राजनीति की बात मत करो। आप मुझे बताओ ना कि कौन सी ऐसी चीज जो आपने कांग्रेस पार्टी ने अच्छी की थी। और 90 बार से ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है, और जितने साल से बनी है उससे ज्यादा बार कांग्रेस टूटी है, यह भी आंकड़ा आपका ही है। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी छोड़ो अपने आप को। और एक चीज और बताऊं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ये ढूंढ रहे ना कि ईवीएम हैक हो गई है। ईवीएम नहीं हैक करते मोदी जी। अरे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप अभी ईवीएम। अरे आप क्यों छेड़ रहे हैं मिश्रा जी, आज के दिन क्यों छेड़ रहे हैं आप? गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप, ईवीएम पे जाएंगे, एसआईआर पे आ जाएंगे। अरे सुनिए ना, मनोज जी, मैं बोल तो रहा हूं ना, यहाँ देखिए उंगली उठा दी दीपक झा ने। करते हैं मोदी जी, दिल जीतते हैं। इसी वजह से 31 साल से या तो प्रधानमंत्री हैं या तो मुख्यमंत्री हैं। चलिए मैं नहीं कहता हूं, ये तो देश की जनता दीपक जी का जल्दी चुनाव से है। बोल दीजिए। और ये आपका मनोज जी, आप बिहार में किसी भी रैली में जाइएगा और इतना कहिएगा वोट चोर, तो लोग बोलेंगे गद्दी छोड़। अब ये वोट चोर कौन है आप समझ गए हैं। गद्दी छोड़ के जो भागा हुआ वही वोट चोर था। कांग्रेस इतने दिन से चोरी करती थी, बैलेट पेपर तोड़ती थी, गुंडागर्दी करती थी, वो सब बंद हो गया। तो जो वोट चोर था वो वोट छोड़ चुका है, उसको जनता नहीं लगा रही है। मनोज जी को कहिए सब, यही तो सच्चाई इतना है। काम किया है तो सुनिए। अरे इतना काम किया तो बौखला क्यों रहे हो भाई? बहुत तारीफ कर देंगे हम। दीपक जी जल्दी बोल दीजिए। दीपक जी समय खत्म हो रहा है, एक बार बोल दीजिए अपनी बात रखिए। मनोज जी, कौशल कांत मिश्रा जिस दिन इनका जन्म हुआ था ना, एक उसी दिन दौड़ने लगे थे। भाजपा वालों का जिस दिन जन्म होता है ना, माँ की गोद से उठते ही दौड़ने लगते हैं। ये भारत माता को गाली देते कि 1950 में क्या था भारत। अरे भैया, हमने देश को आजाद कराया है भाजपा के गद्दारों से, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को गुलाम बनाना चाहते थे। भाजपा हिंदू महासभा जो देश को बंटवारा करना चाहते थे, इन लोगों से हमने लड़ाई लड़ी है। तो 1950 में क्या था, 1960 में क्या था देश, उससे मुकाबला करोगे आप? नेहरू जी से मुकाबला करोगे आप? जाके शीशा देख के ना, हरा चश्मा उतार के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं दिखे जिसमें, तो बात वो नहीं होती मनोज जी। 268 जवाब सुन के जाइएगा, मेडिकल कॉलेज बना दिए। समय खत्म हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का नाम बता दो मनोज जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको एक भी वोट नहीं मिला था, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको एक भी वोट नहीं मिला था, वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे, उनकी वोट चोरी करके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ जाओगे? बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा, दोनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि आखिर देश किस स्थिति में है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है। दोनों पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ